नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेश यादव। कल हम प्रेमचंद के गोदान उपन्यास की बात कर रहे थे। कल हमने प्रेमचंद के उपन्यासों की चर्चा की थी। आज हम उसी श्रृंखला में आगे उनकी रचना धर्मता की बात करते हुए उनके कल हमने उपन्यास देखे थे काल क्रमानुसार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला देवस्थान रहस्य असरारे महावेद 1905 की जो रचना है, उनका पहला उपन्यास था देवस्थान रहस्य। और अंतिम जो उपन्यास है वो गोदान है, 1936 में प्रकाशित होता है। इसके बाद उनका एक अपूर्ण उपन्यास और था मंगल सूत्र, जो 1948 में उनके मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ था। आज हम प्रेमचंद के उपन्यास जो उर्दू से हिंदी में रूपांतरित हुए उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, प्रेमचंद के मूल रूप से उर्दू में लिखे गए उपन्यास और उनका हिंदी में रूपांतरण। तो प्रेमचंद पहले उनका जो पहला हिंदी में या देवनागरी लिपि में पहला उपन्यास जो उन्होंने लिखा था मूल रूप से, वह कायाकल्प था। और कायाकल्प से पहले के जो उपन्यास थे वो पहले उर्दू में लिखा करते थे, उसके बाद हिंदी में रूपांतरित करा के उसका प्रकाशन कराया करते थे। तो अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए चौगाने हस्ती प्रेमचंद के किस हिंदी उपन्यास का रूपांतर है उर्दू में, या चौगाने हस्ती नाम से प्रेमचंद ने हिंदी में कौन सा उपन्यास प्रकाशित कराया। तो इस प्रकार से देखिए, आज हम देखते हैं मूल उर्दू उपन्यास असरारे माबेद 1903 से 1905 में इसका रचना काल था। और यह 1905 में प्रेमचंद ने देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में रूपांतरित किया। तो पहला जिनका उपन्यास देवस्थान रहस्य है। इसके बाद हम देखें हम खुरमा व हम सवाब, उर्दू में लिखा था उन्होंने 1906 में, और इसको रूपांतरित किया था प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। और यही उपन्यास आगे चल करके प्रतिज्ञा के रूप में कुछ संस्कर परिवर्तित होकर के ये प्रतिज्ञा के रूप में आगे आया था। कृष्णा उपन्यास है, 1907 में प्रकाशित हुआ था उर्दू में, और यह उपन्यास गबन के रूप में। इस कृष्णा उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम को इसका विषय बनाया गया है, और उसी को रूपांतरित करके 1931 में हिंदी में गबन नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसमें गबन उपन्यास में मध्यम वर्गीय परिवार के बाह्य दिखावे और स्त्री के आभूषण प्रेम को बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है। इसके बाद देखिए जलवाए ईसार उपन्यास 1912 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास बरदान के नाम से 1921 में प्रकाशित होता है। बाजारे हुस्न प्रेमचंद का उपन्यास 1917 में उर्दू में प्रकाशित हुआ, और यही उपन्यास 1918 में सेवा सदन के नाम से ये प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास को प्रथम यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी है। इसके बाद गोसाए आफियत के नाम से उर्दू का उपन्यास था, जिसका प्रेमाश्रम के नाम से हिंदी में रूपांतरित हुआ। और प्रेमाश्रम का जो रचना काल है वो 1922 है। प्रेमाश्रम। इसके बाद चौगाने हस्ती है। चौगाने हस्ती जो उपन्यास है वह चौगाने हस्ती, इनका जो रंगभूमि उपन्यास है वह चौगाने हस्ती का ही हिंदी में रूपांतरण था। ये रंगभूमि उपन्यास का जो नायक है अंधा सूरदास है, दलित सूरदास है, और इसमें प्रेमचंद ने औद्योगिकरण का विरोध कराया है अंधे सूरदास के माध्यम से। और जो
ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो शासन था उसका चित्रण भी इसमें रंगभूमि उपन्यास में होता है। तो इस प्रकार से ये प्रेमचंद के कुछ उपन्यास थे जो उर्दू से हिंदी में रूपांतरित हुए थे। तो देखिए एक बार फिर दोबारा से देखते हैं, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किस नाम से हुआ। या आपको 4 उपन्यास दे देगा और उनसे मिलान करके करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए इनमें से मिलाइए इसका उपन्यास का जो उर्दू में लिखा गया है मूल रूप से, और दूसरी जगह आपको दे देगा उसका हिंदी में रूपांतरण। तो आपको करना होगा। तो असरार माबिद जैसा कि पहला उपन्यास है, असरार माबिद की जब बात आती है तो ये देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ था। इस देवस्थान रहस्य में मंदिरों, जैसा कि हमें देवस्थान से पता चल रहा है, देवस्थान यानी मंदिर, मंदिर और तीर्थ स्थलों के जो बाह्य आडंबर हैं, ढकोसलों का विरोध किया गया है। हम खुरमा व हम शबाब, यह उपन्यास प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह नाम से ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद कृष्णा, कृष्णा का रूपांतरण गबन के रूप में, जलवाए ईसार बरदान है, बाजारे हुस्न ये सेवा सदन, और बोसाए आफियत प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम। और चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर रंगभूमि के नाम से, जिसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। देखिए प्रेमचंद के कुछ कहानी संग्रह हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। तो देखिए इनके प्रेम के नाम से हैं, प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह हैं उनमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कहानी संग्रह हैं उनके आगे प्रेम शब्द लगा हुआ है, और 2 हैं उनके आगे सप्त लगा हुआ है, जैसे सप्त सरोज है और सप्त सुमन है। तो सप्त वाले तो 2 हुए, सरोज और सुमन, और प्रेम वाले ये 4 और 4 8 प्रेम वाले हैं। और एक नवनिधि है और एक कफन, जैसा कि जानते हैं 1936 में इनकी यथार्थवादी कहानी कफन आई थी, और कफन काफी चर्चित कहानी रही, जिसमें एक दलित के माध्यम से और कफन के लिए वह किस प्रकार से मानवीय हद को पार करता है, और किस प्रकार से एक 2 बाप बेटे होते हैं, वह बाप बेटे जिस उसकी स्त्री मर जाती है तो उस कफन के पैसों को गांव वाले कफन के लिए पैसे देते हैं और वो उससे जाकर के शराब और पूड़ी खाते हैं। तो ये कफन भी कहानी संग्रह है, और गुप्त धन है 2 भाग, ये भी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। और एक मानसरोवर नाम से और इनका कहानी संग्रह है, मानसरोवर, मानसरोवर। और ये मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित हुआ था, 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए यहां पर जब हम बात करें कि पहला इनका जो कहानी संग्रह है वो सप्त सरोज है, प्रथम कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में और नवनिधि 1917 में। देखिए फिर इसमें प्रेम पूर्णिमा है, 25सी है, प्रसून है, द्वादशी है, प्रतिमा है, और प्रतिज्ञा है, चतुर्थी है, और प्रेम कुंज है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर जो ये 8 इनके ये है, ये प्रेम से शुरू होने वाले हैं, प्रेम शब्द से। तो देखिए प्रेम पूर्णिमा, 25सी, प्रसून, द्वादशी, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, चतुर्थी और कुंज, प्रेम कुंज, ये इनकी
प्रेम शब्द से शुरू होने वाले कहानी संग्रह हैं। फिर इसके बाद सप्त से शुरू होने वाले एक तो सप्त सरोज है और एक सप्त सुमन है। इसके बाद इनका कफन है, कफन 1936 में प्रकाशित होता है। और गुप्त धन भी इनका एक कहानी संग्रह है जो 2 भागों में प्रकाशित होता है। और मानसरोवर कहानी संग्रह है जो 8 भागों में प्रकाशित होता है। देखिए, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वह नमक का दरोगा है, 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में सज्जनता का दंड है, ईश्वरी न्याय है, दुर्गा का मंदिर है, बूढ़ी काकी है, शांति है, सवासेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े, 2 सखियां। देखिए, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह तो प्रेमचंद का उपन्यास है जो हम खुरमा और हम स्वभाव का हिंदी रूपांतर है। और 2 सखियों के नाम से इनकी एक कहानी है, 2 सखियों का प्रेम विवाह नाम से तो उपन्यास है, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का प्रेम विवाह, तो इनका उपन्यास है और 2 सखियां इनकी कहानी है। अलग्योजा है, इनका कहानी बड़ी चर्चित कहानी है। पूस की रात भी चर्चित कहानी है, 1930 में जिसका प्रकाशन होता है। समर यात्रा भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कहानी है। पत्नी से पति, सदगति, सदगति भी इनकी 1930 में बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। 2 बैलों की कथा, और 2 बैलों की कथा प्रेमचंद की हीरा और मोती नाम के बैलों के माध्यम से इन्होंने व्यंग का पुट लेते हुए बड़ी मर्मस्पर्शी कथा का निर्माण किया है। इसके बाद देखिए, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ये इनकी चर्चित कहानियां हैं। ईदगाह इनकी चर्चित कहानी है जिसमें एक छोटे बच्चे के द्वारा उसके उम्र से पहले आर्थिक स्थिति खराब होने पर, माता पिता का अवसान होने पर, उन एक बच्चे की माँ होती है, अमीना होती है, वह उसको ईद के अवसर पर ईदगाह के लिए भेजती है। गांव के सब बच्चे जा रहे होते हैं तो उसका छोटा बच्चा है, हामिद है, हामिद भी जिद करता है जाने की, तो उसकी दादी उसे कुछ पैसे लेकर के ईदगाह के मेले में भेज देती है। उसके साथ वाले बच्चे कोई मिठाई लेता है, कोई खिलौना लेता है, लेकिन वह बच्चा देखता है कि मेरी दादी के पास में चिमटा नहीं है। जब वह रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो बच्चा न तो मिठाई लेता है और न कोई खिलौना खरीदता है, वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद करके लाता है। तो इसमें प्रेमचंद ने एक बच्चे के माध्यम से यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि आर्थिक स्थितियां या जो परिस्थितियां हैं वह किसी बच्चे को किस प्रकार उम्र से पहले समझदार बना देती हैं। तो वह इस कहानी का विषय है। उसके बाद इनकी जो कहानी है नशा है, 1934 में जिसका प्रकाशन हुआ था। बड़े भाई साहब भी इनकी एक कहानी है जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई को तमाम प्रकार के उपदेश देता है और उसको खुद सही मार्ग का भले ही अनुसरण नहीं कर पाता हो, लेकिन बड़ा भाई किस प्रकार छोटे भाई को गलत रास्ते पर चलता है तो किस प्रकार से उसके लिए एक उपदेशक का कार्य करता है। तो इसमें बड़े भाई के माध्यम से उस कहानी को समझाया गया। कफन कहानी है, तो कफन भी बड़ी चर्चित कहानी है जो दलित जीवन से संबंधित है यह कहानी, और ये कहानी इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, दलित कहानी।
अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके बाद प्रेमचंद के नाटक हैं। प्रेमचंद के ने 3 नाटक लिखे थे, संग्राम, करवला और प्रेम की बेदी। तो इसमें देखिए, इसमें किसी बुक में मैंने पढ़ा था, इसमें इसको याद करने के लिए कि संग्राम सिंह करबला के प्रेम में फंसा, करबला के प्रेम में फंसा। तो किसी पुस्तक में ऐसा मैंने पढ़ा था, वो मुझे ध्यान आ रहा है। तो यहां से देखिए, संग्राम करबला के प्रेम में फंसा, तो यहां से संग्राम इनका पहला उपन्यास, पहला नाटक है जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। करबला इनका दूसरा नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ था। और प्रेम से प्रेम की बेदी उपन्यास है, सॉरी नाटक है प्रेम की बेदी। तो इनके 3 नाटक माने जाते हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। निबंध संग्रह भी अंत में प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे थे, और इनके निबंध विविध प्रसंग नामक शीर्षक से 3 खंडों में, जिसमें साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है, और कुछ विचार नाम से भी इन्होंने साहित्यिक निबंध लिखे हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। कहानी, कला, उपन्यास और किस प्रकार से उपन्यास का विषय होना चाहिए, किस प्रकार से कहानी का लेखन करना चाहिए, और प्रगतिशील लेखक संघ में दिए गए 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के भाषण का भी उसमें जिक्र किया गया है। तो ये इनके निबंध भी उच्च कोटि के निबंध हैं। पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो प्रेमचंद ने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। इसमें मर्यादा पत्रिका है, 1910 में प्रकाशित हुई थी। माधुरी पत्रिका है, हंस पत्रिका है 1930, और जागरण पत्रिका है 1932। और जागरण जो पत्र है, तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा था। तो प्रेमचंद ने जागरण नाम का जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था। यह पत्र छायावाद का घोर समर्थक माना जाता था। और हंस पत्रिका है, ये 1930 में प्रकाशित हुई थी, और फिर बाद में कुछ राजेंद्र यादव ने इस हंस पत्रिका का संपादन दिल्ली से किया था। और आजकल यह पत्रिका, हंस पत्रिका, दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। जो राजेंद्र यादव की पुत्री रचना यादव हैं, और इसके जो संपादक हैं, मुख्य संपादक, वो संजय साहा हैं। वर्तमान में हंस पत्रिका दिल्ली से संजय सहाय के संपादकत्व में प्रकाशित हो रही है। तो अभी ये हंस पत्रिका चल रही है। और जैसा कि आप लोगों को ध्यान हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका थी 19 में जिसका प्रकाशन हुआ था, जिसके पहले संपादक श्याम सुंदर दास आदि थे, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने थे, और वह फिर बाद में बंद हो गई थी सरस्वती पत्रिका। अभी फिलहाल वर्तमान में ये सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से पुनः प्रकाशित होने लग गई है। देखिए, इसके बाद हम बात करें विभिन्न लेखकों द्वारा प्रेमचंद की जीवनी लेखन। तो प्रेमचंद की जीवनी के बारे में हम बात करें तो प्रेमचंद की
तीन जीवनियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों के साथ चर्चा की थी, प्रेमचंद घर में, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। शिवरानी देवी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी जो बाल विधवा थी, और प्रेमचंद से इनका निधन भी 1936 में हो गया था। प्रेमचंद से पहले ये इनका निधन हो गया था। तो प्रेमचंद घर में ये शिवरानी, देखिए यहां पर शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद घर में इस शीर्षक से 1944 में। अमृत राय ने लिखी है 1962 में कलम का सिपाही, और अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे। और इस रचना पर कलम का सिपाही पर, जैसा मैंने बताया था आपको, 1963 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और मदन गोपाल ने 1964 में कलम का मजदूर नाम से ये जीवनी लिखी थी। इनकी कलम का मजदूर नाम से 1964 ईस्वी में तीन जीवनियां इनकी प्रसिद्ध हैं। एक 1944 में इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित जीवनी प्रेमचंद घर में, 1962 में इनके पुत्र अमृत राय द्वारा प्रेम कलम का सिपाही नाम से, और एक जीवनी लिखी, यह जीवनी कलम का मजदूर, ये जीवनी अंग्रेजी में है। ऊपर वाली दोनों हिंदी में है और ये अंग्रेजी में लिखी है मदन गोपाल ने। ये दोनों जीवनियां हिंदी में हैं। तो देखिए, अब गोदान के जो पात्र हैं, गोदान जो उपन्यास है वो कृषक जीवन का महाकाव्य है। इसमें होरी और धनिया के माध्यम से एक साधारण जो भारत का किसान है, अवध का किसान है, बेलारी गांव का होरी, 5 बीघा खेत है उसके पास में, उसके माध्यम से स्वतंत्रता से पहले भारत में जो किसान की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से वह किसान से मजदूर होने के लिए विवश हो जाता है, और किस प्रकार से छोटी मोटी जो आवश्यकताएं किसान की जीते जी पूरी नहीं हो पाती हैं, उसका बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण आम फहम भाषा में प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में किया है। तो इस गोदान के पात्रों की हम चर्चा करेंगे। तो इस गोदान में जो पात्र हैं उसकी बात करें तो देखिए, तो देखिए हम बात करें, होरी है, देखिए ये इसका नायक है, ये गोदान का नायक कहा जा सकता है उपन्यास का। ये बेलारी गांव का रहने वाला है। तो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये गोदान का जो नायक है होरी, वह किस गांव का रहने वाला है। तो इसका जो गांव है वह बेलारी गांव है। अब बेलारी ये अवध क्षेत्र का गांव है, और इसमें उसके पास 5 बीघा जमीन का भूस्वामी है, 5 बीघा खेत है, और एक जगह इसमें 3 बीघा खेत का भी जिक्र हुआ है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए होरी के पास में कितना खेत था। तो 5 बीघा एक जगह दे रखा है जिक्र, और एक जगह अंत में 3 बीघा खेत भी आया है। तो 5 बीघा या 3 बीघा, 3 बीघा खेत, और एक जोड़ा बैल है, कुछ बांस की कोठियां और एक कच्चा घर है। पत्नी है, पत्नी इसकी धनिया पत्नी है जिसकी उम्र 36 वर्ष बताई गई है। गोबर रूपा और सोना का पिता है, गोबर इनका पुत्र है, जो गोदान उपन्यास में प्रगतिशील चेतना का प्रतीक माना जाता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है।
एक बार आरपीएससी में, इसमें गोदान का जो पात्र है गोबर, इसकी उम्र पूछी गई थी कि गोदान उपन्यास में गोबर की उम्र कितनी है। तो इसकी उम्र 16 वर्ष है। सोना इससे छोटी है, सोना की उम्र 12 वर्ष है, 4 वर्ष का अंतर है, और रूपा की उम्र 8 वर्ष है। तो देखिए यहां पर जो होरी के 3 बच्चे हैं, होरी की बात करें, होरी की जो पत्नी है धनिया है, और इनके 3 बच्चे हैं। इनके वैसे 6 बच्चे बताए गए हैं, 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, जिनमें से 3 ही बचे थे। अब 3 बचे थे, वह पहला तो गोबर है, जिसका एक जगह गोवर्धन नाम भी आया है। यह प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है, प्रगतिशील चेतना का प्रतीक। जिस प्रकार से हमने मैना आंचल में कालीचरण को प्रगतिशील चेतना का प्रतीक पात्र के रूप में याद किया था, उसी प्रकार से गोदान में ये गोबर प्रगतिशील चेतना का प्रतीक बनकर के सामने आता है। और इसकी जो उम्र है वह 16 वर्ष है, 16 वर्ष का जवान है ये। दूसरा, इसकी जो पुत्री है वह सोना है, जिसकी शादी मथुरा के साथ में हो जाती है। और जो सिलिया है सोना, और सिलिया जाती है एक रात, वो उस पर शक करती है सोना, और उससे सिलिया से कहती है कि दोबारा मेरे घर पर मत आना। तो वह अपने पति के साथ इसको देख लेती है। तो इस प्रकार से इसकी जो उम्र है वह 12 वर्ष है, 4 कम है। और तीसरी जो इसकी सबसे छोटी लड़की है रूपा, इसकी उम्र 8 वर्ष है, ये सबसे छोटी है। इसकी जो शादी है सोना की गोरी महतो के पुत्र मथुरा के साथ होती है। और इसी प्रकार से इसकी जो रूपा सबसे छोटी बेटी है, इसकी राम सेवक के साथ शादी होती है। राम सेवक जो अधेड़ उम्र का है, जो होरी से 2-4 वर्ष ही छोटा है। तो किस प्रकार से एक किसान है वो मजदूर होने के लिए विवश हो जाता है, और किस प्रकार से उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वह अपनी पुत्री का, छोटी पुत्री का विवाह किसी अच्छे उसकी बराबर के जोड़ वाले लड़के के साथ कर दे। यह बड़ी विडंबना है। और मजबूर में उसके पास में 200 रुपए का कर्ज है, 200 रुपए कर्ज के रूप में भी उसके खेत की कुर्की होने वाली है। तो ऐसे में दाता दीन जो गांव के ब्राह्मण हैं, वह आकर कहते हैं कि भाई दोनों काम हो जाएंगे, बेदखली से खेती भी बच जाएगी और पुत्री की शादी भी हो जाएगी। अभी 3 महीने हुए हैं, राम सेवक महतो हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। और इस प्रकार से न चाहते हुए भी मजबूरी में होरी को अपनी छोटी पुत्री रूपा की शादी अपनी उम्र के राम सेवक महतो के साथ करनी पड़ती है। और उस समय प्रेमचंद ने इसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। प्रेमचंद लिखते हैं कि उस समय होरी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे गांव के मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया हो और गांव का हर आदमी उसमें जूते मार रहा हो। तो इस प्रकार से इसमें किसान की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। तो ध्यान रखना मित्रों, इसमें प्रेमचंद होरी और धनिया के
3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा गोबर है 16 साल का है, फिर 4 कम करिए, छोटी बेटी है सोना। गोबर है, गोबर की शादी जुनिया के साथ में होती है। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से पति पत्नी का जोड़ा कौन सा असंगत है। तो थोड़ा ध्यान रखिए आप, गोबर की शादी जुनिया के साथ में होती है, जो भोला महतो की पुत्री है, जो अहिरों का गांव में है एक। और इसकी जो छोटी पुत्री है वो 12 वर्ष की है, 16 में से 4 कम करेंगे आप, 12 वर्ष की पुत्री सोना है, और सोना की शादी मथुरा के साथ होती है। और 12 में से फिर 4 करेंगे तो सबसे छोटी पुत्री 8 साल की है, जिसका नाम यहाँ पर रूपा दे रखा है। और रूपा की शादी राम सेवक महतो के साथ होती है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें जो होरी है, होरी के 2 भाई और हैं, हीरा और शोभा। हीरा जो भाई है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, होरी की एक गाय है सुंदरिया, और उसका एक बछड़ा है, मटरू नाम रख लिया है इन बच्चों ने। तो उस गाय को, सुंदरिया गाय को, इनका छोटा भाई है हीरा, हीरा जहर दे देता है, और जहर दे करके ये चला जाता है, जिससे उस गाय की मृत्यु हो जाती है। शोभा इनका छोटा भाई है, सीधा है, क्रोधी भाई हीरा है, और उसी प्रकार से शोभा बड़ा सज्जन आदमी है। गोपालन की महत्वाकांक्षा है, इसके अंदर 3 बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। बेटी की शादी करना, और किसी प्रकार से मर्जाद बची रहे, उसकी जो जमीन है 5 बीघा जमीन न बिके, और एक अपने पोते मंगल के लिए गाय खरीदने की। तीनों इच्छाएं इस बेचारे होरी की पूरी नहीं हो पाती हैं। जाति का होरी में है तो कुर्मी है, देखिए कुर्मी है। एक स्थान पर होरी कहता है 40 साल 45 साल इस तरह रोते धोते कट गए। परंपरागत पीढ़ी का भारत का प्रतिनिधि किसान है, अवध प्रांत का एक अशिक्षित किसान है। होरी की विचारधारा कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद से जुड़ी हुई है। देखिए यहीं पर होरी और उसका पुत्र गोबर है। होरी परंपरागत विचारों का एक आम किसान है, उसका पुत्र गोबर है, वह आधुनिक पीढ़ी का और प्रगतिशील विचारों को रखने वाला एक पात्र है। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस होती है, जहां होरी तो कहता है कि जो बड़े जमींदार हैं, मजदूर हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, राय साहब हैं, ऐसे लोग हैं, तो उनसे कहता है कि इनसे मिलने जुलने का ही परिणाम है कि हमारी जमीन बची हुई है। और नहीं, कितने किसान ऐसे हैं जो किसान से मजदूर बन गए, जिनकी जमीन चली गई। और कहता है कि जिन पैरों के नीचे अपनी गर्दन दबी हुई है, उनको सहलाने में फायदा है। कहने का मतलब यह है कि जिनसे अपना काम निकलने वाला है, तो उनसे मेल मुरब्बत से ही काम निकाला जा सकता है। वहीं पर गोबर इसका विरोध करता हुआ कहता है कि मेहनत हम करते हैं, सारा सब कुछ हम करते हैं, और जब फसल आती है तो फसल ये लोग ले जाते हैं, जो ठाकुर राय साहब हैं और पटवारी हैं, और इसी प्रकार के गांव के लोग हैं जो कर्ज देते हैं। तो ये जो है कर्म फलवाद और जन्मांतरवाद से जुड़ी हुई पुरानी विचारधारा का प्रतीक है। राय साहब के प्रति श्रद्धा भाव एवं राजभक्ति की भावना रखता है। संयुक्त परिवार का पक्षधर है, भाइयों के प्रति गहरा लगाव है इसको। जब इसका छोटा भाई इसकी गाय सुंदरिया को जहर दे करके चला जाता है, तो उसकी जो पत्नी पुनिया रह जाती है, तो उसके परिवार का भी भार अपने कंधों पर ले लेता है, और ये नहीं चाहता कि भाई कहीं अलग अलगोजा करके रहें, इसका इसे बड़ा दुख होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि संयुक्त परिवार का पक्षधर है। बिरादरी में रहने का प्रबल भाव है, देखिए बिरादरी से अलग नहीं रहना चाहता। जबकि इसकी जो पत्नी है धनिया, वह गांव में इस बात के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, उसने गंडा सिंह जो थानेदार आया था, दारोगा आया था, उसको भी बड़ी बुरी तरह से लताड़ा था कि हमने कोई किसी का
मर्डर थोड़ी किया है हमने, ऐसा क्या किया है कि जाकर के हमें ये पुलिस थाने लेकर के जाएगा और घर की तलाशी लेगा। तो ये बड़ी निर्भीक होकर के ये भी प्रगतिशील चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। तो बरादरी में रहने का प्रबल भाव है, तो बरादरी से न निकलने के लिए इसको डांट वगैरह भी देनी पड़ती है और उससे कर्ज पर कर्ज होता जाता है। इस पर मर्यादा प्रिय है, ये कहता है कि मर्जाद भी कोई चीज है, मर्जाद को नहीं छोड़ पाता है और ये एक एक पैसे के लिए दुखी रहता है। परंपरागत विचारों, मान्यता और मूल्यों का अंत समर्थक है, आत्म सम्मानी है, परम संतोषी, क्षमाशील है, कभी समाप्त न होने वाली आशावादिता है। इसकी बड़ी इच्छा है कि किसी प्रकार से राम सेवक महतो से जो 200 रुपए ले लिए हैं वह उनके चुकता किए जाएं, किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, आत्मसम्मानी व्यक्ति है। और उसी में जो गांव में सड़क बन रही थी तो उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं वो खोदे जा रहे थे, उसे खोदने के चक्कर में इसको लू लग जाती है और लू से अंततः इसका जीवन समाप्त हो जाता है। आस्तिक है, भगवान में विश्वास करने वाला है, विनीत है, दयालु है, उदार है, त्यागी है, धर्मपरायण है। ये इसके होरी के चरित्र की विशेषता है। जहां पर इसके चरित्र में कुछ विशेषताएं, वहीं पर प्रेमचंद ने इसको यथार्थवाद का पुट देने के लिए इसके अंदर कुछ दुर्बलताओं का भी जिक्र किया है। वह दुर्बलताएं कौन सी है कि दृढ़ निश्चय का अभाव है, इसमें दृढ़ निश्चय नहीं मिलता है। जीवन के अंतिम काल में बच्चों के जैसी जिद है, लोभ, स्वार्थ है, बांस बेचने के समय बेईमानी करता है। जब बांस बेचने वाला आता है तो यह बांस जो तीनों भाइयों का साजे में बांस है, तो उसमें भी ये उससे कुछ झूठ बोल करके और कुछ कम पैसे बताता है कि भाई सौदा तो इतने में हुआ है लेकिन तू कुछ कम पैसे बताना। तो ऐसा थोड़ा सा जो किसान करते हैं उस चीज को यहाँ पर यथार्थ रूप से प्रेमचंद ने चित्रित किया है। अंधविश्वासी है और ये अंधविश्वासी देखिए इस मायने में है कि ये कहता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है, सब ऊपर से भगवान जो बना करके जैसा भेजता है वैसा जिसकी तकदीर में जैसा लिखा हुआ है, तो तकदीर पर विश्वास करने वाला अंधविश्वासी है। धनिया से झूठ बोलना, धनिया से ये झूठ भी बोलता है भाइयों के पीछे, चाहता है कि भाइयों को बड़ा प्यार करता है और चाहता है कि भाई भी संयुक्त परिवार में मिलकर के रहें। तो कई बार ये धनिया से अपनी पत्नी से झूठ भी बोल जाता है। देखिए अब इसकी जो प्रमुख पात्र है वो धनिया है, जो इसकी पत्नी है होरी की। तो धनिया की उम्र की बात करें तो ये 36 वर्ष की इसकी उम्र बताई गई है। होरी की पत्नी है गोबर, रूपा और सोना इनकी माँ है। होरी के प्रति समर्पित पत्नी है। गुस्सा में आने पर गाली जहां एक और दे देती है, लेकिन अंत में जब होरी को लू लग जाती है तो वह किस प्रकार से समर्पण भाव से सेवा करती है, तो वहां पर इसका सेवा और त्याग की भावना बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात्सल्य से युक्त मातृत्व भाव है, असहाय कमजोर पीड़ितों की संरक्षिका है। देखिए जिस प्रकार से जो हिंदू समाज में भारतीय नारियां होती हैं, जो दूसरों की जो कमजोर हैं, पीड़ित हैं, दुखी लोग हैं, उनके प्रति किस प्रकार से दया का भाव भारतीय परंपरा में स्त्रियों में पाया जाता है, उसकी साक्षात मूर्ति है, प्रतिरूप है। और यह उसी दया भावना के कारण तो आजकल जैसी संस्कृति चल रही है, जितना पैसा आ रहा है, दया और करुणा के भाव मरते चले जा रहे हैं, मानव मूल्यों का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश की एक मजदूर या किसान की जो गृहिणी है, वह गृहिणी किस प्रकार से
खुद अपने ऊपर कष्ट झेल करके दूसरे की सहायता करती है, उसका चित्रण धनिया के माध्यम से किया गया है। यहां पर धनिया है, धनिया गांव की से गांव वाले लोग जो दाता दीन, मंगरू शाह, पटेश्वरी, ऐसे जो लोग हैं गांव के, जो स्वार्थी हैं, बगुला भगत हैं, उनका विरोध करते हुए यह झुनिया और सिलिया नाम की दो विधवा स्त्रियों को अपने घर में आश्रय देती है। तो उससे इसका पता चलता है कि असहाय और कमजोर पीड़ितों की संरक्षिका है। अन्याय, शोषण, सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह भाव है। इसमें जिस प्रकार से होरी अंधविश्वासी है और मेल मिलाप चाहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास नहीं करता, सीधा है स्वभाव का, वहीं पर इसकी जो पत्नी धनिया है, धनिया किसी से डरती नहीं है और विद्रोह की भावना है, गुस्सा में पति से भी उल्टी सीधी बातें कर जाती है। और गांव के जो नुमाइंदे हैं, दाता दीन जैसे लोग हैं, और उनसे ये खुल करके बहस भी करती है और किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। तो विद्रोह की भावना इसके अंदर प्रबल है, संघर्षशील है, मेहनत करती है, जुझारू और आक्रोश धनिया का चरित्र प्रमुख पक्ष है। क्रोध की प्रचुरता है, देखिए क्रोध करती है ये। इसका जो देवर है, जो हीरा, उसको भी गालियां देती है और जब लड़ाई होती है तो अपने पति को भी नहीं चूकती है। परम स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है, कुशल गृहिणी है और गृह स्वामिनी है। गोदान की सर्वाधिक अग्रतम नारी चरित्र है। देखिए ये बड़ा, इसका जो चरित्र है बड़ा प्रबल चरित्र है धनिया का गोदान में। ये इसका यथार्थ चित्रण प्रेमचंद ने इसमें किया है। तो इसमें कहीं कृत्रिमता का लेश मात्र भी नहीं है, निर्भीक है, ईमानदार है। ये गंडा सिंह दरोगा है, उसके सामने भी बोलती है, बड़ी हाजिर जवाबी, चुप नहीं रहती, व्यवहार कुशल है, त्याग, सेवा, करुणा और ममता की तो मूर्ति है। ये आश्रय देती है सिलिया और दुनिया को। चारित्रिक दुर्बलताओं की बात करें तो क्रोध आता है इसको, क्रोध में भूल जाती है, जवान बहुत तेज चलती है, इसकी कुछ भी कह जाती है, आत्म प्रशंसा की भूखी है। जब भोला महतो ने इसकी प्रशंसा की तो जहां हो रही दो मन भूसा देने के लिए भोला से कहता है, वहीं पर जब भोला इसकी प्रशंसा कर देता है तो यह 2 की जगह 3 मन भूसा देने के लिए होरी को कहती है। और एक गठरी होरी लेकर के जाता है, एक उसका पुत्र गोबर और एक भोला लेकर के जाता है। गालियों की तो वर्षा करती है, चूकती नहीं है। जब इसको क्रोध आता है तो फिर नहीं देखती है कि आगे कौन है। तो इस प्रकार से ये धनिया का चरित्र है। इसके बाद देखिए हम बात करें इन दोनों का जो पुत्र है गोबर है, जिसकी अवस्था 16 वर्ष है। तो ये भी प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है। 16 वर्षीय श्यामला लंबा एक गहरा युवक, जिसे खेत में काम करने में रुचि न मालूम होती थी, खेत में काम करना नहीं चाहता, मजदूरी करने के लिए शहर में चला जाता है, लखनऊ। नई पीढ़ी का प्रतीक है ये। पुरानी पीढ़ी का प्रतीक जहां हो रही है, वहीं पर नई पीढ़ी का प्रतीक है गोबर। हिंदू विश्वासों मान्यताओं का विरोधी है। ये जिस प्रकार से इसके पिता होरी पुरानी रूढ़ी परंपराओं में, अंधविश्वासों में, भाग्यवाद में, कर्म फलवाद में विश्वास करते हैं, ये नहीं करता, ये उनका विरोध करता है और स्पष्ट कहता है कि मेहनत हम लोग करते हैं और जब खेती काटने का फसल पक जाती है तो उस समय ये दूसरे जो लोग हैं, राय साहब के नुमाइंदे हैं, ये ले जाते हैं। तो वह डरता नहीं है, नई पीढ़ी का प्रतीक है। अन्याय
देखिए राय साहब के प्रति नई पीढ़ी का प्रतीक सत्य हिंदू विश्वास मान्यताओं के विरोधी राय साहब के प्रति आक्रोश का भाव है। जब होरी राय साहब से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि इस मेलजोल का ही प्रभाव है कि हम बचे हुए हैं, और नहीं तो कितने ऐसे जो किसान हैं जो मजदूर बनने के लिए विवश हो गए। तो वो कहता है कि ये बातें ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन अगर इनको इतनी ही हमदर्दी है किसानों के साथ में तो क्यों नहीं ये कर्जा माफ कर देते, क्यों लगान माफ नहीं कर देते, क्यों ये पैसा नहीं दे देते। तो राय साहब के प्रति भी आक्रोशित हो जाता है। अन्याय अधर्म शोषण का विरोधी है, जहां पर अन्याय हो रहा है उसका ये विरोध करता है। और गांव के जो दाता दीन, मंगरू शाह, झिंगरू सिंह और पटेश्वरी और नोखेराम ऐसे जो लोग हैं जो चूस रहे हैं, उनके खिलाफ उतर आता है और कहता है कि मैं जाके थाने में रपट कर दूंगा, तो 2 मिनट में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से किसी सीधे साधे आदमी को फंसाया जाता है। बिरादरी और पंचायत में विश्वास नहीं, बिरादरी और पंचायत में विश्वास नहीं कि कोई हमें बिरादरी में नहीं रखेगा तो हमें क्या कर लेगा, कोई हमें खाने के लिए थोड़ी दे जाता है। नगर में जाकर खन्ना की चीनी मिल में मजदूरी करता है, ये लखनऊ चला जाता है। और जो चंद्र प्रकाश खन्ना है जो चीनी मिल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उनकी चीनी मिल में ये काम करता है। दुनिया से प्रेम करके रूढ़ नैतिक मूल्यों को चुनौती देता है। देखिए दुनिया से ये प्रेम करते, दुनिया एक बाल विधवा है, उससे ये प्रेम करता है और प्रेम काफी नजदीक पहुंचा जाता है। और इस गोबर से दुनिया के 5 महीने का गर्भ रह जाता है और उसे लेकर के जब दुनिया इसकी माँ इसके घर पहुंचती है धनिया, तो धनिया आश्रय देती है और उसे स्वीकार करती है। तो ये रूढ़ नैतिक मूल्यों को चुनौती देता प्रतीत होता है। संयुक्त परिवार में आस्था नहीं है। संयुक्त परिवार का आस्था इसलिए नहीं है, देखिए ये अपने बच्चों को लेकर के, दुनिया को लेकर के चला जाता है और अपने इसकी जो छोटी बहन है सोना, सोना की शादी में नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में रहने में विश्वास नहीं करता है ये। आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता, देखिए आधुनिक पीढ़ी में जिस प्रकार से मूल्यों का विघटन हो रहा है उसका ये साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि यह बाद में थोड़ा सा अपने पिता के प्रति नर्म होता है, लेकिन प्रारंभ में ये कुछ भी नहीं देता, सारा कमाता है। लखनऊ में अच्छा खासा कमाया था इसने। तो इसका पिता होरी भी कहता है कि भाई मुझे पुत्र से कोई भी आशा नहीं है, मैं उसकी कमाई थोड़ी खाता हूं। और एक उसके लिए धोती और एक साल लेकर के जरूर आता है कि भाई ये धोती और साल इसने मेरे लिए लाई है और मुझे इसने अपनी कमाई में से 1 पैसा नहीं दिया था। तो आधुनिक पीढ़ी में जो मूल्यों का विघटन हो रहा है उसका भी ये आभास देता है। मालती के यहाँ 15 रुपए प्रति माह पर माली की नौकरी करता है। ये अंत में ये जो मालती है, जो डॉक्टर है, गांव के मरीजों को देखती है, उसकी गाड़ी एक बार पेट्रोल खत्म हो जाती है रात में, रात के 9-10 बजे होते हैं। अब वह देख रही होती है कि किस प्रकार से पेट्रोल पंप तक गाड़ी पहुंचे, तो गोबर मिल जाता है और गोबर धक्का दे करके उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाता है। तो उससे प्रभावित होती है मालती और अपने यहाँ 15 रुपए प्रति माह पर माली के रूप में रख लेती है। और प्रगतिशील चेतना का तो प्रतीक है ही। देखिए पंडित दाता दीन की हम बात करें तो ये भी एक मुख्य पात्र है, पंडित दाता दीन। अब देखिए पंडित दाता दीन, ये इनकी हम बात करें तो ये माता दीन के पिता हैं। माता दीन इनका पुत्र है। सेमरी गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य हैं। 70 वर्ष के हैं, बूढ़े हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। मुंशी प्रेमचंद ने इनके विषय में लिखा है कि दाता दीन हार मानने वाले जीवन थे, वह इस गांव के नारद थे। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए गोदान उपन्यास में गांव का नारद किसे कहा गया है? तो दाता दीन है जो ब्राह्मण है। यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था।
कोई चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नौके राम के किए कुछ न बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। देखिए नौके राम है, वह राय साहब का कारकुन है। ये तो ये बड़े ही बगुला भगत हैं, ब्राह्मण हैं। ये रुपए भी उधार देते हैं और इनकी जमीन है, जमीन की कहीं कुर्की आती तो कुएं में गिरने की धमकी देते, उससे इनकी जमीन भी बच जाती थी। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। देखिए ये थोड़ा से उस तरह के गांव में जो दूसरे किसी परिवार में जाकर के इनका बड़ा सम्मान था, तो ये छोटी मोटी चिकित्सा भी कर लेते हैं। जब गाय बीमार हो जाती है होरी की, तो उसे देखने के लिए इनको बुलाया जाता है, तो छोटी मोटी ये राय देते हैं। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। देखिए शादी ब्याह तय करने में उनको आनंद आता है। जो होरी की जो छोटी पुत्री है रूपा, रूपा की शादी राम सेवक महतो से कराने में यही बिचौलिया का काम करते हैं। और हो सकता है कि ये बीच में पैसे खा लेते हों, तो शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। देखिए उसका रीजन ये भी है कि ब्राह्मण है, शादी होगी तो इनको बुलाया जाएगा, और बुलाया जाएगा तो दक्षिणा भी मिलेगी और साथ में यश भी मिलता है। तो बीमारी में दवा दारू भी करते हैं। जो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, ये सारे काम कर लेते हैं। भाई पशुओं को देखना है, आदमियों को देखना है, दवा दारू कर लेते हैं, शादी ब्याह करा देते हैं, और ब्याज पर रुपए भी दे देते हैं। झाड़ फूंक भी कर लेते हैं जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग विश्वास करने लग जाते हैं। ये भी देखिए एक व्यक्तित्व का बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि वो जैसा माहौल हो जाता है उसी प्रकार से अपने को ढाल लेते हैं। बच्चे में बच्चे बन गए, जवानों के बीच में जवान बन गए, और बूढ़े हैं तो उस प्रकार की बातें करने ले। ये चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। दाता दीन अपनी जवानी में बड़े रसिया रह चुके थे। देखिए तो ये जवानी में रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी स्वयं पुत्र की भांत उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता था। ये भी रसिया है, ये भी दुनिया के प्रति भी आकर्षित होता है। और जो उसकी जो चमार है, चमार की पुत्री है सिलिया, तो सिलिया के साथ भी इसका संबंध है और बाद में उसको रखता है स्वार्थ के लिए, लेकिन मजदूर की तरह से रखता है। तो माता दीन उनका पुत्र है, वो भी स्वयं पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। इनकी दृष्टि में धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल के उन्हें पथभ्रष्ट कह सकें। इनका कहना था कि यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे, स्त्री जाति पवित्र है। देखिए स्त्री जाति को पवित्र मानते हैं, खुद रसिया थे। और जब इनका पुत्र माता दीन सिलिया से प्रेम करने लगता है और उससे सिलिया के गर्भ भी रह जाता है, और जब वह उसको छोड़ देता है तो गांव में चर्चा होती है। तो ये कहते हैं कि ये तो पाजी का काम है जो औरत को छोड़ दे, स्त्री जाति तो पवित्र है। देखिए माता दीन है, ये भी अपने पिता दाता दीन के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, रसिक आदमी हैं। दाता दीन
का पुत्र है, जवान आदमी है, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो छीन झपट कर लाते थे उसे भाग बूटी में उड़ाता था। देखिए ये भांग पीने वाला है, इनके पिता ब्राह्मण हैं, दान दक्षिणा लेकर के आते हैं, वो इन्हीं के ठिकाने लग जाती है। सिलिया नामक चमारिन से उसकी आसना ये, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सिलिया का संबंध किससे है? तो सिलिया का संबंध इन्हीं माता दीन से है। अभी तक इसका ब्याह नहीं हुआ, दुनिया का भी दीवाना, अंत में चमान सिलिया को अपनाता है। तो रसिक तो इतना है कि यहाँ पर दुनिया के पर भी डोरे डालने शुरू करता है, लेकिन दुनिया इसको भाव नहीं देती है। और सिलिया नामक जो चमारिन है और उसके साथ इसका संबंध है, उससे एक पुत्र भी पैदा होता है जो मर जाता है 2 साल का। लाला पटेश्वरी हैं, देखिए पटवारी हैं गांव के। पटेश्वरी गांव में पुण्यात्मा के रूप में मशहूर थे। आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए पुण्यात्मा के रूप में कौन मशहूर था? तो पटेश्वरी मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे। देखिए पटवारी होने का फायदा उठाते हैं ये कि जो किसान हैं, जो गांव के, जिनके पास बैल हैं, तो पटवारी, गांव के पटवारी होने से इनका सम्मान था और उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं और अपने खेतों की जुताई आदि की कोई मजदूरी नहीं देते, ये बेगार में ही जुतवाते हैं। सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रख में मारते थे। देखिए धूर्त आदमी है, सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते, तथा इसके इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी इससे। देखिए पटवारी हैं और किसानों की जो फसल पैदा होती है, जो खाने पीने की चीजें हैं जो खेतों में उगती हैं, उनको ये किसानों से तो बेगार के रूप में ले ही लेते हैं और उनको ये जो सरकारी अफसर हैं, पुलिस और कचहरी वगैरह में, उनको पहुंचा करके अपना संबंध बनाते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं भोले भाले किसानों से। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह, देखिए, लेकिन दरोगा गंडा सिंह था, वो तो इनसे पैसे झपट ले गया था। जो होरी की गाय मर गई थी तो उसमें रपट कर दी थी होरी के भाई हीरा के खिलाफ। तो जो गंडा सिंह आया था तो उसमें भी ये पैसा खाना चाह रहे थे, लेकिन वह गंडा सिंह इनसे ही पैसे 50 रुपए लेकर के गया था इन लोगों से, जो गांव के दाता दीन और ये सब हैं। तो परमार्थी भी थे, बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांट कर यश कमाते थे। तो जब गांव में बुखार फैल जाता था तो जो सरकारी दवा मिलती है कुनैन, उसको ये बांट करके यश कमाते। कोई बीमार आदमी हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। देखिए छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों को वार करते थे। देखिए अब देखिए यहाँ पर जिस कुछ चीजें होती हैं जो जिनके पास पैसा होता है वो खरीद लेते हैं, तो उसी प्रकार से ये पटवारी थे, सरकारी आदमी थे। तो इन्होंने जो ब्याह शादी में काम आने वाली पालकी, कालीन और ऐसी चीजें थी तो ये गांव वालों को दे देते थे और उसके बदले में ये गांव वालों से, किसानों से जुताई करवाते थे, फ्री में सिंचाई करवाते थे और उनकी खेत में जो फसल होती थी उसको ये उसमें से ले लेते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। तो ये आदत इनकी अच्छी थी कि जिसका खाया उसका काम भी ये करते थे। देखिए पटेश्वरी के बारे में और बात कही गई है कि लाला पटेश्वरी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार है। वह यह न देख सकते थे कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले।
समझौते या मेल जोल में इनका विश्वास न था, यह निर्जीवता का लक्षण था। वो संघर्ष के उपासक थे। देखिए, संघर्ष में विश्वास रखते थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते थे, एक न एक फुलझड़ी छेड़ते रहते थे, जिससे आपस में लोगों में संघर्ष हो और उससे उसका फायदा उठाते थे। मंगरू शाह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। देखिए, मंगरू शाह गांव का एक धनी आदमी है। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं झिंगुरी सिंह है। झिंगुरी सिंह भी इसके एक प्रमुख पात्र हैं। गांव के सबसे बड़े महाजन, शहर के एक महाजन का एजेंट है। ये पक्का कागज लिखवाते थे, नजराना अलग से लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। देखिए, ये झिंगुरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन हैं, जो किसानों को, जरूरतमंदों को ब्याज पर पैसे देते हैं। और ब्याज में पैसे दे रहे हैं, उसका ये लगभग 50% तो ऐसे ही खर्च करवा देते थे। लेकिन काम ये पक्का करते थे, ऐसे नहीं देते थे, लिखवा करके ही देते थे। तो उसी के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ा गांव का महाजन कौन है? झिंगुरी सिंह है, आपसे पूछ लिया जाए। और ये एक शहर के बड़े जो महाजन का उसका एजेंट था। तो गांव में कितनी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो ये व्यवस्था कर देता था उस शहर का जो महाजन था उससे लेकर के। और छोटे मोटे गांव के पैसे टके के थे तो वह ये किसानों की सहायता करता रहता था, लेकिन ब्याज इसकी ऊंची थी, वह बात कही है। ये पक्का कागज लिखवाते थे, नजराना अलग से लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो 12 रुपए इनके हाथ लगते। देखिए, 50% लगभग इनके हाथ लग गए। होरी राय साहब के कारकुन, और फिर उस पर ब्याज चलती थी। होरी राय साहब के कारकुन के आदेश के बाद झिंगुरी सिंह के पास ही आता है। देखिए, जब कारकुन का आदेश आता है कि जमीन की बेदखली हो रही है, तो उसे बचाने के लिए इसके होरी के पास पैसे नहीं है, तो वो झिंगुरी सिंह के ही पास आता है कि किसी प्रकार से मेरी जो जमीन है वह उसकी बेदखली हो रही है, उससे मेरा उद्धार कर लीजिए। और गांव के अन्य लोगों के रुपए उस पर उधार थे। किस मुंह से वह जाता उनके पास? नाटे मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल बुद्धू सुख जैसे। और ये थे भी बड़े अशोड़। गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से, साले और औरतों से साली सलेज का रिश्ता जोड़ रखा था इन्होंने। ये गांव में आए थे, कहीं बाहर से थे, और ये ससुराल में आकर के रहते थे। कौन? झिंगुरी सिंह। रास्ते में लड़के उन्हें चढ़ाते थे, पंडित जी पैलगी, तो वह आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लगे। तो ये भी एक परिहास में इनसे बच्चे चढ़ाते थे, पंडित जी पाला गए। वह तो आशीर्वाद उन्हें कैसा देते थे कि आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लगे। लेन देन में ये बड़े कठोर थे, सूद की 1 पाई से न टलने वाले। होरी के द्वार पर जब से गाय देखी थी उस पर दांत कड़ाए हुए बैठते। देखिए, ये शोषक वर्ग का प्रतीक पात्र है। और जब से इन्होंने होरी के द्वार पर गाय देखी थी तो उस पर इनका दांत था। यह मसूआ बांध रखा था कि होरी को किसी अड़दम में डालकर गाय उड़ा लें। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। देखिए, 2 स्त्रियां रख रहे थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी। देखिए, इसमें बताया गया है कि 45 की अवस्था हो गई और 5 लड़के लड़की थी, लेकिन फिर भी रसिया आदमी थे, इन्होंने शादी कर ली थी। 2 स्त्रियां थी, इन्होंने दूसरा ब्याह किया और संतान न होने पर तीसरा। देखिए, दूसरा विवाह किया तो दूसरे विवाह उस स्त्री से कोई संतान पैदा नहीं हुई तो इन्होंने तीसरा विवाह भी कर लिया। तो एक तो इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया था और 2 अभी मौजूद थी। अब इनकी अवस्था लगभग देखिए 60 वर्ष की हो गई थी। ये अपनी दोनों स्त्रियों पर कड़ा शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने नहीं देखा।
मगर घूंघट की आड़ में क्या होता था उसकी उन्हें खबर नहीं थी। तो इस प्रकार से ये दुर्बल चरित्र का आदमी है। देखिए यहां पर गंडा सिंह की बात करें तो ये थानेदार है, दरोगा है, जो होरी के घर पर गाय की हत्या की तहकीकात करने आता है। जब होरी की गाय को उसके भाई हीरा ने जहर दे करके मार दिया था तो इसकी सूचना इसको मिलती है और वह आता है। 25 साल की थानेदारी की है उसने। उसी के शब्दों में वो कहता है कि मेरा मारा पानी भी नहीं मांगता। होरी इज्जत बचाने के लिए झिंगुरी से 30 रुपए उधार लेकर दरोगा को देना चाहता है। दाता दीन ने 50 का, झिंगुरी और नौखरराम ने 100 का, पटेश्वरी ने 20 रुपए देने का प्रस्ताव दिया। तो दरोगा है, दरोगा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गांव वाले भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं और मर्यादा बचाए रखना चाहते हैं। तो उस अज्ञानता का फायदा ये दरोगा उठाता है और रिश्वत के रूप में कि भाई ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे पैसे दो। तो उसमें ये मीडिएटर हैं दाता दीन, झुंगरी, नौकीराम, ये गांव के तथाकथित लोग हैं ये। तो इनमें से कुछ कहते हैं कि भाई ठीक है निपटारा कर दो। दाता दीन ने कहा था कि 50 रुपए दे करके निपटारा कर दो। झुंगरी और नौकीराम ने 100 रुपए की बात की और पटेश्वरी ने 20 रुपए देने का प्रस्ताव दिया। पटवारी दलाली करता है तो दरोगा कहता है कि 20 हमारे 10 तुम्हारे। देखिए मिली भगत है। वो पटवारी है पटेश्वरी, ये 30 रुपए देने की बात करता है। दरोगा कहता है कि हमारे 10 20 हमारे। और 30 रुपए की जो बात हुई कि भाई होरी 30 रुपए इस दरोगा को दे देगा तो आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, किसी को पकड़ करके नहीं ले जाएगा, घर की खाना तलाशी नहीं लेगा। तो उसमें से इन पटेश्वरी की बात हो जाती है दरोगा से कि भाई 30 रुपए में। तो दरोगा कहता है कि भाई ठीक है 30 रुपए दिलवा दो, इसमें से 10 रुपए हम तुम्हें दे देंगे और 20 रुपए मेरे हो जाएंगे। 4 मुखिया और होने की पटवारी से बात पर दरोगा आधे आधे पर बात फाइनल करता है। लेकिन पटेश्वरी कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे, जब वो 30 रुपए दे रहा है तो 30 रुपए में से 20 रुपए अकेले आप ले लोगे और 10 रुपए में से हम 4 मुखिया और तो हैं, देखिए दाता दीन, झुंगरी है, नौकीराम है, भाई 10 रुपए में से हम क्या कर लेंगे। तो फिर वो 50-50% पर राजी हो जाता है दरोगा। तो उसी की बात कही गई है। देखिए रास्ते में दरोगा धनिया के लिए कहता है औरत दिलेर है। तो उस टाइम भी धनिया निकल करके आती है कि भाई हमने ऐसा क्या कत्ल केस कर दिया है, क्या चोरी डकैती की है जो ये खाना तलाशी ले रहा है। तो उसमें वह गंडा सिंह जो दरोगा है वह भी इसका लोहा मानता है धनिया का और कहता है धनिया के लिए कि औरत दिलेर है। दरोगा गांव के चारों नेताओं दाता दीन, नौकीराम, पटेश्वरी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गांव के कौन से 4 जो नेता थे जो होरी की गाय के मर जाने पर, गंडा सिंह के आने पर होरी और गंडा सिंह के बीच में पैसों के लेन देन का मध्यस्थता करते हैं। तो वो 4 हैं दाता दीन, नौकीराम, पटेश्वरी, झिंगुर सिंह। अब देखिए दरोगा ऐसा था कि उसने 30 रुपए तो लिए होरी से, लेकिन वो इनको भी नहीं चूका। दरोगा गांव के चारों नेताओं से 50 रुपए वसूल कर खुशीपूर्वक चल पड़ता है। इस पर दाता दीन कहता है मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौकीराम का मंतव्य था ऐसा धन कभी नहीं फलता। पटेश्वरी कहता है हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिंह का विचार था भगवान यह अंधेर देखकर भी पापियों को पाप नहीं देते। तो इस प्रकार से ये बात रही। गंडा सिंह जो थानेदार था, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है। मंगरू सिंह है, मंगरू शाह है, गांव का सबसे धनी व्यक्ति। देखिए सबसे बड़े महाजन की बात करें तो वो झिंगुर सिंह है, लेकिन अगर गांव का सबसे धनी व्यक्ति की बात करें तो वह धनी व्यक्ति है मंगरू सिंह, गांव का सबसे धनी व्यक्ति। किंतु राजनीति में भाग न लेने वाले थे। रौब या अधिकार की लालसा उसमें न थी। बाल बच्चा न था। अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था। असामियों द्वारा रुपए हजम करने के बाद भी वो किसी पर नालिश फरियाद नहीं करता था। होरी पर 150 रुपए सूद ब्याज के बकाया थे। आलसी मंगरू साहब पटेश्वरी के बहकावे में आकर होरी की ऊख की फसल 150 रुपए में नीलाम
अपने नाम करा लेता है। तो देखिए ये भी किसानों का, भोले वाले किसानों का खून चूसने वाला है, राम सेवक महतो। देखिए राम सेवक महतो है, राम सेवक महतो ये होरी की जो छोटी बेटी है रूपा, रूपा की शादी राम सेवक महतो के साथ में दाता दीन कराते हैं। तो यह पास के ही गांव का रहने वाला है, पंडित दाता दीन का जजमान है, पंडित दाता दीन ब्राह्मण है और उनका ये जजमान है राम सेवक महतो। होरी से 2 साल छोटा है, जिसका विवाह होरी की दूसरी पुत्री रूपा से होता है। रूपा की होरी की उम्र लगभग 45 साल के आसपास होगी और ये उससे छोटा होगा तो ये 40-42 साल का है। और जो पुत्री रूपा है, रूपा की उम्र 8 वर्ष बताई गई है। तो अगर मान लो 2 साल बाद भी शादी की होगी तो 10 साल की है, तो बहुत बड़ा अंतर है। होरी खेत की बेदखली और लड़की के ब्याह के उद्देश्य से निसंतान विधुर राम सेवक से अपनी पुत्री का ब्याह करता है। रूपा राम सेवक महतो से ब्याह कर खुश थी, क्योंकि पैसों की अभावग्रस्त रूपा को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने घर वालों को सुखी रखने के लिए एक दोहरी गाय भी भेजती है। देखिए पास का ही जो गांव था वह राम सेवक था एक, ये भी बड़ा धनी व्यक्ति है और इसकी स्त्री मर गई है और ये दूसरी शादी करना चाहता है। दाता दीन को पकड़ता है, दाता दीन बिचौलिया का काम करते हैं और होरी की जो छोटी पुत्री है रूपा, उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर के आते हैं और इससे शादी करा देते हैं। लेकिन जो रूपा ने अपने पिता के यहाँ बड़ा अभाव देखा था, तो वह उसे राम सेवक महतो के घर से उतना लगाव नहीं है जितना लगाव अपने माँ बाप के घर से है। तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि रूपा के जो ससुराल था, राम सेवक का जो घर था जहां नई दुल्हन बन करके रूपा जाती है, तो वहां पर वह गहने और अनाज के बोरे भंडार भरे हुए हैं और पशु भी हैं, ढोर भी हैं खूब। लेकिन उससे वह खुश नहीं होती। वह चाहती है कि किसी प्रकार से एक गाय मेरे पिता के पास होती। तो वह एक गाय जो धौरी गाय है उसको होरी के यहाँ भिजवा देती है। कौन? छोटी पुत्री रूपा। मंगल है, देखिए मंगल गोबर का दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र मुन्नू दिवंगत हो चुका था, होरी का पोता और मालती देवी का ये खिलौना था। देखिए गोबर है, अंत में मालती के यहाँ पर रहने लगता है जो डॉक्टर है। तो मालती देवी का खिलौना है। तो मालती उस बच्चे के माताएं निकल आती हैं, उसको बुखार हो जाता है तो उसको खिलाती है मालती। तो इसलिए यहां पर मालती का खिलौना कहा गया है। रामू माता दीन और सिलिया का पुत्र है। देखिए रामू मातादीन और सिलिया का पुत्र है, मातादीन दातादीन का पुत्र है। और ये मातादीन जो जाति की चमार लड़की है सिलिया, ये मातादीन दातादीन पंडित का पुत्र है। जो अभी हमने चर्चा की थी, बड़े रसिक थे। और ये सिलिया है, सिलिया चमार जाति की है। अब चमार जाति की सिलिया से ये पंडित जाति का, ब्राह्मण जाति का ये संबंध स्थापित कर लेता है। तो उनसे इस सिलिया से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है रामू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पात्र किससे संबंधित है? तो रामू मातादीन और सिलिया का पुत्र है। उसी प्रकार से मंगल है, मंगल गोबर और जुनिया का पुत्र है, मंगल और मुन्नू जिसको लल्लू कहते थे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन देखिए इसमें एक इक्के वाला है, सिर घुटा हुआ है, खिचड़ी दाढ़ी और काना है। लड़की की विदाई के समय इसे 5 रुपए की जरूरत थी। तो जब गोबर लखनऊ पहुंच जाता है तो ये लखनऊ का उसका लखनऊ में मिलता है जो तांगा चलाता है।
और इसकी लड़की की जब शादी हुई थी तो गोबर से इसने 5 रुपए उधार लिए थे, 1 आना सूद पर रुपया उधार लिया था। बाल बच्चों को बुलाने की इसकी बात गोबर के मन में बैठ गई, तो इसने कहा था कि भाई यहाँ पर आप अकेले रहते हो, आपके बाल बच्चे, पत्नी जुनिया गांव में रहती है, तो उनको बुला लाओ, और उससे क्या है बच्चों के रहने से बचत होती है, बरकत होती है। तो गोबर इसी की बात मान करके ही फिर जुनिया को लखनऊ लेकर के जाता है। भोला देखिए सेमरी में मिला, पूर्वे गांव का ग्वाला था। देखिए पास में ही जो गांव में है बेलारी, और सेमरी गांव के राय साहब हैं, बेलारी गांव का होरी है। तो सेमरी से एक पूर्वा यानी छोटा सा गांव था, उस गांव का एक ग्वाला है भोला, जिसके 2 पुत्र हैं, जंगी और कामता। ये दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। अच्छी कीमत मिलने पर गाय विक्रेता भी है, गाय लेकर के आता है, अच्छी कीमत मिल जाती देता है। इसकी गाय देखकर होरी का मन ललचा उठता है। होरी के पूछने पर वह 2 बच्ची और 2 गाय लाने की बात कहता हुआ आगे वाली गाय की कीमत 80 रुपए बताता है, और दोनों कलारों को 30-30 रुपए बताता है। राय और होरी की बड़ी इच्छा थी गाय लेने की, तो होरी इस 80 रुपए वाली गाय को ही होरी का मन आ जाता है, और उससे पूछते हैं कि भाई ये गाय कितने की है, तो 80 रुपए की बताता है। राय साहब द्वारा गाय की कीमत 100 रुपए एवं दोनों कलारों के 50-50 रुपए देने पर भोला द्वारा उन्हें न देने की बात भी वह होरी से कहता है। देखिए ये कहता है कि जो गाय है, ये गाय के राय साहब 100 रुपए लगा रहे थे, लेकिन मैंने 100 रुपए में नहीं दी, लेकिन तुम अपने आदमी हो, अगर तुम लोगे तो 80 रुपए में भी गाय को दे दूंगा। तो 80 रुपए में ये बात होती है। भोला 50 वर्षीय की पत्नी पिछले वर्ष लू लगने से दिवंगत हो चुकी थी, इसकी पत्नी मर गई थी। विदुर भोला को होरी अपने ससुराल में प्रत्येकता एक स्त्री से विवाह करा देने का प्रलोभन देता है। तो भोला कबरी गाय को 80 रुपए की कीमत पर उसे उधार देने का तैयार करता है। तो किस प्रकार से इसमें किस प्रकार से एक जो किसान है, किसान किस प्रकार से दूसरों को प्रलोभन में दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। कि जो होरी है वो विदुर भोला को अपने ससुराल में एक स्त्री को बताता है कि वो स्त्री विदुर है, विधवा है, उससे मैं शादी करा दूंगा। तो और ये विदुर भोला है, इसकी पत्नी मर गई, ये शादी करना चाहता है, तो इसलिए उसको 80 रुपए में, उसके पास पैसे नहीं है फिर भी गाय को उधार देता है। देखिए भोला पूर्वा गांव का मुखिया था, जहां प्राय अहीर ही बसते थे, जिनकी दशा किसानों से बुरी नहीं थी। देखिए हम बात करें तो भोला वहां का जो अहीरों का गांव था उसका मुखिया था, और उनकी भी स्थिति ऐसी थी जैसी किसानों की, आम किसानों की होती है। उसके 2 पुत्र थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जेठा और जंगी किसके पुत्र थे? इन भोला के पुत्र थे। लड़की जुनिया जिसकी सगाई हो चुकी थी, किंतु उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करने वाला था, जो दंगे में मारा गया था। दोनों भावजें जुनिया को जलाती रहती थी। तो विधवा थी इनकी जो पुत्री थी जुनिया, इनके घर में ही रहती थी। जुनिया के जाने के बाद भोला एक जवान विधवा नौरी से विवाह कर लेता है। तो जुनिया चली जाती है गोबर के साथ में, और ये विवाह कर लेता है नौरी के साथ में। जंगी अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ जा चुका था। तो इनका जो छोटा पुत्र है जंगी, वो अपनी पत्नी को लेकर के लखनऊ चला गया था। कामता की बहू ही भोला के घर की स्वामिनी थी। तो इसका जो बड़ा पुत्र है कामता, उसकी बहू थी, वही घर की मालकिन थी। अब जब इसने शादी कर ली नोहरी नामक एक विधवा के साथ में, तो अब नई सास आ गई। तो सास बहुओं में आपस में नहीं पटती थी, तो उनमें लड़ाई होने लगी। तो उसी की चर्चा की गई। नौहर के आने पर सौतेली सास और बहू में तकरारें होने लगी, और अलगोजा की बात सामने आई। कामता ने भोला को मार पीट कर घर से निकाल दिया। जो भोला का पुत्र था बड़ा कामता, उसने मार पीट करके इसको घर से निकाल दिया। फलस्वरूप भोला ने नौकीराम के यहाँ 3 रुपए महीना वह शेर भर रोजाना अनाज पर नौकरी शुरू की। नौकीराम को भोला पर क्या दया थी, उसकी रंगीली स्त्री को देखकर उसे आश्रय दिया था। तो जब इसको भोला महतो को इनके बड़े पुत्र कामता ने मार पीट करके भगा दिया, जब सास बहू में लड़ाई होने लग गई,
तो ये फिर आश्रय लेने के लिए नौकीराम के पास आए, और नौकीराम इनको तो क्या आश्रय देते, वो भी रसीले आदमी थे, और इनकी जो स्त्री थी नौहरी, नौहरी की वजह से इनको उन्होंने अपने 3 रुपए महीने के हिसाब से इनको नौकरी दे दी, और शेर भर रोजाना अनाज की नौकरी पर इनको रख लिया था। देखिए बात करें हम झुनिया की, देखिए झुनिया झुनिया भोला महतो की पुत्री है। यह अभी जो चर्चा हुई थी, इसके पति थे जो बंबई में दूध का काम करते थे, दंगे में मारे गए थे। अब ये विधवा हो चुकी थी, तो उसका मांसल शरीर है, स्वस्थ है, सुगठित है, अंगों पर यौवन लहरें मार रहा था, मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला और बच पर वार और गात का गुदगुदापन आंखों को खींचता था। भोला की विधवा पुत्री है, तो भोला की विधवा पुत्री है, और गोबर की प्रेम का और फिर बाद में पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। नौकीराम की बात करें, राय साहब का कारकुन है। आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए राय साहब का कारकुन कौन है, तो ये नौकीराम है, जो राय साहब हैं उनका कारकुन है। आदमी बुरे नहीं थे, किंतु मालिक का हुक्म किसानों को सुना आए थे कि जब तक बाकी न चुके किसी को हल न लेने दिया जाएगा। इससे किसानों पर वज्रपात सा हो गया। नाटा मोटा, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाला सांवला आदमी नौकीराम बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर आते जाते थे। तेल के मालिश के शौकीन, उनके कपड़े हमेशा चीकट रहते थे। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी इन पर आश्रित थे। राय साहब से इन्हें 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न थी। पहले वेतन 6 रुपए था, तब ये आसामियों की उतनी लूट खसोट नहीं करते थे, परंतु जब वेतन 12 रुपए हो गया तो इनकी उम्मीदें और बढ़ने लगी और ज्यादा लूट खसोट करने लग गए। गांव में इनका दबदबा था, दातादीन और झिंगुरी सिंह भी इनकी खुशामद करते थे। सिर्फ पटेश्वरी इनसे ताल ठोंकने पर हमेशा तैयार रहते थे। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए नौकीराम से ताल ठोंकने के लिए यानी बराबरी करने के लिए कौन तैयार रहता था, तो जो गांव का पटवारी था पटेश्वरी, वह तैयार रहते थे। पटेश्वरी इनमें 2 बातों में ज्यादा थे। नौकीराम का जोर था कि हम ब्राह्मण होकर कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को घमंड था कि हम कायस्थ एक कलम के बादशाह तथा वह जमींदार के नहीं सरकार के नौकर हैं। तो देखिए पटेश्वरी पटवारी था, उनको घमंड था कि भाई हम किसी जमींदार के नहीं, और ये नौकीराम थे, ये तो राय साहब के कारकुन थे, तो ये तो जमींदार के नौकर थे। तो पटेश्वरी कहते हैं कि भाई हम सरकार के नौकर हैं जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। पटेश्वरी एक विधवा कारिन को रखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर उस गांव का यथार्थ चित्रण किया गया कि पटेश्वरी किसको रखे थे, एक विधवा कारिन को रखे हुए थे, जिसकी कमी नौकीराम भोला की दूसरी पत्नी नोहरा के आश्रय देकर पूरा करना चाहते थे। देखिए जिस प्रकार से जो पटेश्वरी है, पटेश्वरी एक कारिन को रखे हुए थे, तो नौकीराम भी जब भोला आ जाता है, भोला को आश्रय देते हैं, अपने घर पर 3 रुपए नौकरी देते हैं और 1 सेर आटा की बात करते हैं, तो वह पत्नी तो भोला की थी, लेकिन वह किसी प्रकार से नौहरी से संबंध रखते थे। तो उसी की बात कही है कि ये जो पटेश्वरी एक विधवा कारिन को रखे थे, जिसकी कमी नौकीराम किससे पूरी करते हैं, नौहरी को आश्रय देकर पूरा करना चाहते थे। नौकीराम टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जेब थे। तो आपसे तो पूछा जा सकता है कि बताइए गोदान उपन्यास में टट्टी की आड़ में शिकार करने वाले कौन थे, नौकीराम थे। नौकीराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की भी पुस्तकें पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर मूर्ख नौहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। तो जो नौकरी थी, नौहरी थी, नौहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे, जो भोला की पत्नी थी। नौकीराम कुलीन ब्राह्मण थे, इनके दादा किसी राजा के दीवान थे और बाद में साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी थी। नौकीराम ने वही भक्ति विरासत में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते और 10 बजे तक राम नाम लिखा करते थे। भगवान के सामने से उठते ही मन वचन कर्म से विकृत हो जाते थे। इसने दुनिया को अपने घर में पनाह देने के आरोप में कहा था कि राय साहब से क्या पूछना है, लगा दो 200 रुपए का डांड, आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूं। तो देखिए जब दुनिया को होरी ने और धनिया ने अपने घर में रख लिया था, तो ये जो नौकीराम है, ये नौकीराम का ही कहना था कि भाई इस पर 200 रुपए का डांड लगा दो।
और 200 रुपए का डांड लगाएंगे तो गांव छोड़ करके स्वतः ही भाग जाएगा। देखिए दुलारी सहुआन की बात करें हम, तो दुलारी सहुआन है गांव की एक छोटी मोटी महाजन है, ये भी पैसे उधार देती है। और इसके बारे में बात की गई है कि विधवा सहुआन की गांव में नॉन तेल तंबाकू की दुकान थी। बंटवारे के समय होरी को इससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। 40 रुपए जब इनमें अलोजा हुआ था होरी होरी के भाई हीरा और सुबह में, तो 40 रुपए उस समय होरी ने इससे ही उधार लिए थे दुलारी सहुआन से, और ब्याज पे इसने रुपए दिए थे। 40 के 100 रुपए हो गए थे, लेकिन होरी ने अभी तक दिए नहीं थे। आने रुपए का ब्याज था। यह होरी की मोह बोली भाभी थी। देखिए होरी की मोह बोली भाभी थी गांव की, और उससे हास प्रयास मजाक भी कर लेता था होरी। जब से साहू जी दिवंगत हो गए थे तब से दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया था। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती। इसकी नॉन तेल तंबाकू की दुकान थी और सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। जिस प्रकार से यहाँ पर दाता दीन को गांव का नारद कहा गया है, उसी प्रकार से ये भी गांव की सारी खबर ला देती थी। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं झगड़ा होने पर सहुआन वहां बीच बचाव करने अवश्य पहुंच जाती थी। आने रुपए सूद से कम रुपए पर उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी न आता था। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से रही। दुलारी को केवल जीभ का बल था। इसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और कहते क्या करेगी पैसे का। तो देखिए ये छोटी मोटी महाजन थी और गांव वालों को जरूरत पड़ने पर ये 100-200 रुपए उधार दे देती थी। 40 रुपए होरी ने इनसे उधार लिए थे जब भाइयों से अलगोजा हुआ था, और लोग इससे पैसे ले लेते थे, लेकिन कोई देता नहीं था लेकर के, क्योंकि इस पर इसके पास में कोई पटाने वाला नहीं था, कोई आदमी नहीं था, कोई ऐसा गांव में इसके घर में कि जो पैसे को पटा सके। तो इसके पैसे कईयों ने मार रखे थे। होरी के पास खुद 40 रुपए थे, जिसके एक आना सूद के हिसाब से 100 रुपए हो गए थे। वह भी होरी पे अभी बकाया थे। तो उसी की बात की गई है। दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी की विनोद भरी चापलू से वह निरस्त्र हो जाती थी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर दुलारी सहुआन के कुछ रुपए ना आते हों। देखिए तो हर किसी को इसने थोड़े बहुत रुपए दे रखे थे। तो ऐसा कोई घर नहीं था कि दुलारी के कुछ रुपए उसके पास में ना हो। जंगुरी पर 20 रुपए, होरी के भाई हीरा पर 50 रुपए और खुद होरी पर 40 रुपए थे। 17वें साल में सोना के प्रवेश करते ही होरी को उसके ब्याह की चिंता सताती है और दुलारी होरी को 200 रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब उसकी ऊख की बेदखली हो जाती है तो ये बाद में 200 रुपए देने से मना कर देती है, जिससे होरी पर बड़ी परेशानी आ जाती है और वह फिर राम सेवक महतो से अपनी पुत्री रूपा की शादी करने के लिए विवश होता है। भोला की नोहरी देखिए, भोला की दूसरी पत्नी नोहरी, जिसके पति का देहांत 3 माह पूर्व हो गया था। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे जो भोला है, तो भोला ने नोहरी से शादी कर ली थी। भोला के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम जंगी था, एक का कामता था। तो उस भोला की दूसरी पत्नी है नोहरी, जिसके पति का देहांत 3 माह पूर्व हुआ था तथा जिससे एक लड़का भी था। पुत्र कामता द्वारा भोला को घर से निष्कासन के बाद नोहरी पति भोला के संग नौकीराम के यहाँ रहती है। तो भोला ने जब इससे शादी कर ली तो ये भोला को जब इनके पुत्र कामता ने घर से निकाल दिया, तो भोला आश्रय लेने के लिए कुछ हमदर्दी के लिए ये नौकीराम के पास गया था। तो नौकीराम ने कहा था कि भाई कोई बात नहीं है, बोले आकर के मेरे पास आप रह लो। तो नौकीराम के पास में भोला भी रहता है और उसकी पत्नी नोहरी भी रहती है। वहां रहते हुए चाहने लगी कि लोग उसे जमींदारन समझें और उसका सम्मान करें। कुछ समय बाद नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग रास्ते से हट जाते थे। अब देखिए यहाँ पर भोला की नहीं, जो नौकीराम थे, अब ये एक तरीके से नौकीराम की घरवाली थी और वह चाहती थी जिस प्रकार से नौकीराम का इज्जत है समाज में, उसी प्रकार से उसको भी, ये नोहरी को भी लोग गांव की जमींदारन समझें। तो कुछ समय बाद नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग रास्ते से हट जाते थे, क्योंकि उसकी थोड़ी पूंजी पर कर
नौकीराम से बहुत काम निकल सकता था। नोहरी आसामी नहीं, कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। नोहरी बुरे वक्त में होरी को सोना के ब्याह के लिए 200 रुपए देना इसलिए स्वीकार कर लेती है कि गांव में उसका यश मान सम्मान फैल जाएगा, सारा गांव अभी उसका दुश्मन है, तब हितैषी हो जाएगा। नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। देखिए आगे हम बात करें गिरधर। ये होली के अवसर पर गोबर के घर सजे महफिल में झुगरी सिंह, नौकीराम, पटेश्वरी और दातादीन की नकल करने वाला एक ये पात्र है, ऊख का व्यापारी है। खमीरा की बात करें तो होली के अवसर गोबर के घर जमे महफिल में तमाकू लाने वाला एक व्यक्ति है जो खमीरा है। तो समझिए तमाकू लाने वाला व्यक्ति है। हरकू सिलिया का पिता है जिसका पति मर गया था। कलिया सिलिया की माता थी। तो देखिए सिलिया की हम बात करें तो सिलिया किसकी पुत्री थी? इसका जो पिता था वह हरकू है और इसकी जो माता है वह कलिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सिलिया के माता पिता कौन थे? हरकू और कलिया। सिलिया का 60 वर्षीय बाप काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण था। कौशल्या की बात करें, दुलारी चौहान की पुत्री है। जो दुलारी चौहान है जिससे होरी हंसी मजाक करता है, जो पैसे गांव वालों को देती है, उसकी पुत्री का नाम बात करें तो कौशल्या है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? तो ध्यान रखिए कौशल्या है, हुसैनी है। हुसैनी दुलारी चौहान की दुकान पर 1 पैसे का नमक खरीदने वाला व्यक्ति, जिसके आने के कारण होरी और दुलारी चौहान का प्रयास बंद हो गया था। होरी दुलारी चौहान से मजाक करता है और जब ये होरी मजाक कर रहा था तो उसी समय ये हुसैनी नाम का कोई गांव का एक व्यक्ति है जो नमक खरीदने के लिए आता है, तो उसकी चर्चा है। मथुरा सोना का पति है, जो बड़ी बेटी है होरी की, उसका पति, उसकी शादी सोना मथुरा के साथ हो जाती है, जिसमें दया धर्म था, वह लंपट नहीं था। एकांत में सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल उठा था। जब सिलिया सोना से मिलने के लिए गई थी तो एकांत में अंधेरे में देख करके उसका मन सिलिया पर आ गया था और जिसकी डांट फटकार सिलिया को सोना ने लगाई थी कि आइंदा मेरे घर पर कभी दोबारा लौट करके मत आना। गोरी महतो की बात करें, मथुरा के पिता हैं, लालची हैं, भाग्य का बली और सोना का होने वाला ससुर है। महतो के 4 पुर चलते थे, 10वीं का ऊख था। गौरी को देखकर सिलिया को हंसी आ गई थी जैसे कोई घसियारा हो। तो गौरी महतो है, उसको देख करके जो चमारन जात की सिलिया थी, जो माता दीन की प्रेम का थी, उसको हंसी आ गई थी। गोरी मेहता भी पहले एक चमारन से फंसे थे, उसके 2 लड़के भी थे, मथुरा और जंगी। तो देखिए इनके 2 लड़कों थे, मथुरा और जंगी। नहीं, देखिए इसमें मथुरा और जंगी इनके लड़के नहीं थे। मथुरा और जंगी जो लड़के थे, ये गोरी महतो पहले एक चमारन से उस के 2 लड़के थे, उस चमारिन से इनके 2 लड़के थे। और ये जो मथुरा था ये अलग था। और मथुरा तो इनका जो लड़का था ये था, और ये जो जंगी वो लड़के थे वो भोला महतो के हैं। जंगी और कामता लड़के भोला महतो के हैं। जंगी और कामता भोला महतो के थे। भोला महतो के पुत्र थे। ठीक है, तो ये मथुरा और जंगी इसके पुत्र नहीं है, मथुरा था इनका पुत्र। बिंदेश्वरी पटेश्वरी का पुत्र है, 1 बच्चे का पिता, परंतु वह झुंगरी और नौकीराम के लड़कों के संग दिन भर ताश खेलता, भंग पीता और छैला बना घूमता था। तीनों 20-20 साल के हो गए थे। तो ये बिंदेश्वरी पटेश्वरी का पुत्र है, इतना समझिए आप। धन्ना चमार दाता दीन के यहाँ बैलों को हाँकने वाला है। जो दाता दीन पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ बैलों को हाँकने वाला ये धन्ना चमार है, ध्यान रखिए। सिलिया की देखिए बात हमने करी ही ली है यहाँ पर। सिलिया शामली सलोनी छरेबार का जो रूपवती होकर भी आकर्षक थी, उसके हाथ में चितवन में
हास में, चितवन में, अंगों में, विकास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती। इसलिए 60 वर्षीय हरकू की पुत्री थी, इसकी बात हमने कर ली है। माता तीन की रखेलती जात की चमारिन थी। और सिलिया जब होली के दिन 2 पैसा का गुलाबी रंग दुलारी सहुआन के यहाँ लाती है और इसके एवज में 4 पैसे का अनाज उसे दे देती, तो माता दीन बिगड़ उठता है कि तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली। माता दीन इसको रख तो लेता है पत्नी के रूप में, लेकिन अधिकार नहीं देता, वह इससे मजदूर का ही काम लेता है, 3 मजदूरों का काम लेता है। सिलिया अत्यंत दुखी उठती है, वह सोचती है कि जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी थी वह टूट गई और निराधार वह नीचे गिरी जा रही है। सिलिया ब्याहता न होकर भी संस्कार, व्यवहार और मनोभावना में व्याता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे काटे, उसका दूसरा आश्रय नहीं, दूसरा अवलंब नहीं। तो ये पति के प्रति समर्पित होने वाली स्त्री भी है। सिलिया के माँ बाप, दोनों भाई एवं अन्य चमार जब माता दीन को पकड़कर उसका जनेऊ तोड़ डालते हैं, उसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं और सिलिया को अपने संग ले जाने के लिए कहते हैं, तो सिलिया उनसे पिटकर भी साथ जाने से मना कर देती है और माता दीन का साथ न छोड़ने की बात कहती है। वह कहती है मर जाऊंगी लेकिन हरचाई न होंगी, यानी माता दीन का साथ नहीं छोड़ती है। एक बार जिसने हाथ पकड़ा उसी के साथ रहूंगी। वह माता दीन से भी कहती है कि मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी, तुम्हें न छेड़ूंगी। सोना उम्र 12 वर्ष है, होरी की बड़ी पुत्री है, जिसकी शादी मथुरा के साथ में हो जाती है। रूपा होरी की छोटी पुत्री है, जिसकी उम्र 8 वर्ष है। होरी की छोटी बेटी है। गोबर को गाय लाते रूपा ने ही सबसे पहले देखा था। मैली सिर पर एक घोंसला सा बना हुआ एक लंगोटी बांधे बहुत ही ढीठ और रोनी है। शोभा होरी का भाई है, सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर रहने वाला, सबसे छोटा भाई है, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम रखता है। होरी से चाहता था और शोभा भी होरी का अदब करता था। इधर उसे दमे का रोग हो गया था। तो आपसे पूछ लेगा दमे का रोग किसको हो गया था? होरी के छोटे भाई शोभा को। खाने पीने का प्रबंध नहीं और इससे काम करना पड़ता था, तो जी तोड़कर, इसलिए दशा उसकी बिगड़ती जाती थी। हीरा उसका दूसरे नंबर का भाई है और इस हीरा की पत्नी पुनिया है, और इस हीरा ने ही होरी की गाय को जहर दे दिया था। कामता और जंगी की बात करें तो भी बात हुई थी। कामता और जंगी, भोला जो पास के अहीर पूर्वे का मुखिया था, उसका बेटा जेठा बड़ा बेटा था, कामता बड़ा बेटा था। जो सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब कर देता था। जंगी संगत का मत वाला था, यानी ढोल मजीरा जो गाने बजाने वाला था जंगी। विशेषर शाह होरी इसका कर्जदार था, होरी पर आने रुपए का सूद चढ़ा हुआ था। तो विशेषर शाह भी एक महाजनी है, छोटा मोटा गांव का। दमड़ी बंसोर की बात करें तो ये बांस का सौदा करने के लिए होरी के पास आता है, और साल में होरी के यहाँ से 1-2 बार चिक्के, कुर्सियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए बांस काट कर ले जाने वाला शख्स है। यह होरी के यहाँ बांसों का सौदा करता है और हीरा की पत्नी पुन्नी से झगड़ा करता है। पुन्नी से झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, और फिर इसके साथ मारपीट होती है, तो उस पर होरी भी बिगड़ जाता है। तो ये वो है बांस बेचने वाला है, खरीदने वाला। पुन्नी की बात करें, होरी के भाई हीरा की बहू, जिसके विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त कर पुनिया शेर हो गई थी। 2 बच्चे हुए थे पर ढल गई थी। अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उछट जाता था। होरी को इसने दाढ़ीजार कहा था। तो आपसे पूछ लेगा दाढ़ीजार ये किसने कहा था? इसकी होरी की भाई की पत्नी थी। धनिया से होरी कहता है, पुनिया बड़ी गमखोर है, हीरा के भाग जाने पर इस अबला का रक्षक होरी और धनिया ही थे। तो जब हीरा ने होरी की गाय को जहर दे दिया था, तो फिर इसकी देखभाल, परिवार का पालन पोषण होरी ही करता है। बेलारी गांव के उस सिरे पर रहने वाला ये ठाकुर है एक ध्यान सिंह। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे, सबके घर से शेर भर मिठाई बहना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते मिलते कुशल चेम पूछते थे। तो ये भी एक गांव का ठाकुर है। चुहिया जब लखनऊ चला गया था होरी,
तो इसकी पत्नी की और इसकी बड़ी सेवा की थी उसने, और यह पड़ोसन थी। तो मोटी थी, इसको लोग मोटी कहते थे, मोटल्ली के नाम से इसको कहते थे। शरीर की मोटी थी, दोहरी देह की, काली कलूटी नाटी, क्रूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री, जिसका पति इक्का आंकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान लगाती थी। चुईया को पीठ पीछे लोग मोटल्ली कहते थे। यह नाम किसी से वो सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। ये स्त्री गर्भवती जुनिया की देखरेख करती है और उसके बच्चे को दुग्ध पान कराकर उसे अभय दान देती है। घायल गोबर की देखरेख में अपने रुपए खर्च करती है। तो ये बड़ी ही दूसरों की सेवा करने वाली और हमदर्द स्त्री के रूप में ये यहाँ पर आई है। जब वो होरी लखनऊ चला जाता है धनिया को लेकर के, और जब उसके पुत्र होता है तो यह चुईया ही इनकी सहायता करती है। देखिए भवनिया की बात करें तो ये झिंगुरी सिंह है, झिंगुरी सिंह का बड़ा पुत्र है, उपद्रवी। झिंगुरी सिंह भवनिया को गोबर का मित्र बताते हुए उसे मुनि में दिला देने का निवेदन गोबर से करता है। जंगी भोला का पुत्र और गोबर का साला। देखिए जंगी की बात आ गई है, जो भोला के पुत्र थे, एक कामता था और दूसरा जंगी था। ये जो जंगी है ये ढोलक वगैरह बजाता है, यानी शौबत करता है। मुन्नू की हम बात करें तो ये गोबर का पुत्र है मुन्नू, जिसका नाम ये चुन्नू भी आया है, और इसको जुनिया ऐसे लल्लू कहती थी, जुनिया इसको लल्लू कहती थी, और इसका नाम मुन्नू है। और इससे जो बड़ा एक था, इससे जो छोटा पुत्र था वो मंगल था। 2 वर्षों के उपरांत इसका निधन हो गया था। बंसी की बात करें, बंसी बलिष्ठ युवक है। जब भोला महतो होरी की गाय खोलने के बैल खोलने के लिए आया था तो उस समय यह बंसी नाम का एक जवान लड़का था, उसने उससे धक्का दे करके भोला को गिरा दिया था और उसकी होरी के पक्ष में आया था। मटरू, मटरू देखिए जो होरी की गाय थी सुंदरिया, होरी की जो गाय थी सुंदरिया, देखिए होरी की गाय थी, होरी की गाय, गाय थी सुंदरिया, और इस सुंदरिया का जो बछड़ा था उसका नाम मटरू रख लिया था होरी की लड़कियों ने। तो ये मटरू पूछा जा सकता है कौन है, पात्र नहीं है, ये गाय का बछड़ा है। सुंदरिया होरी की गाय का नाम है। भूरा इक्का वाला जो गोबर को स्टेशन पहुंचाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से इसके पात्र हैं जो हमने ग्रामीण पात्रों की आज चर्चा की है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा पात्र इस गोदान उपन्यास का नहीं है। तो ये काफी जो ग्रामीण पात्र थे आज हमने इनकी चर्चा की है। अगले व्याख्यान में हम शहरी पात्रों की चर्चा करेंगे और आगे इस गोदान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।